नमस्कार। मैं सुशील महापात्रा। मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी एक जंग है और इस जंग में कई लोग हार जाते हैं, कई लोग जीतते हैं। ऐसे एक कैंडिडेट जम्मू से है जिनका नाम है रजत सम्ब्याल। और रजत जो है 10 साल तक तैयारी किए हैं यूपीएससी का और उनका सपना था कि वो आईएएस अफसर बने। और 6 बार वो अपेयर हुए हैं, 6 बार वो एग्जाम दिए हैं यूपीएससी का, जिसमें वो 3 बार तो प्रीलिम में जो है वो फेल हो गए, आगे नहीं जा पाए। और 2 बार वो मेंस तक पहुंचे और मेंस से आगे इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। और एक बार जो है, इस बार लास्ट चांस उसका था, वो इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इंटरव्यू में कुछ नंबर से वो दूर रह गए, पास नहीं कर पाए। इसीलिए हम रजत को आज बुलाए हैं उनसे जानने के लिए कि कैसा रहा उनकी तैयारी, कहां पर गलती हुई, आगे क्या करेंगे आप। सर धन्यवाद, आपने मुझे ये फीचर में बुलाया एंड मेरी स्टोरी आपने सबको बताई एंड उस ट्वीट के थ्रू पूरा देश मतलब कि मुझे उसके लिए सहानुभूति या उसके लिए करेज दे रहा है या उसके लिए मुझे आगे सही रास्ते पर रहने के लिए एक साहस भी दे रहा है। मैं सर 2012 से 2000 जैसे आपने बोला 22 तक तो मैं सिर्फ कमिटेड था यूपीएससी के लिए एंड उससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस के लिए मैंने दिए। उसमें सर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अप्स डाउन्स आए लाइफ में। तो वो सब चीजें तो जिंदगी भर इंटैक्ट रहेंगी, वो तो हमेशा आज भी इंटैक्ट है और हमेशा इंटैक्ट रहेंगी। आगे सर यूपीएससी के अलावा भी मेरा एक मानना है कि जो मैंने लास्ट लाइन लिखी थी एंड स्टिल आई राइज, उसका मानना यही है कि जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ यूपीएससी एक अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे यूथ के लिए या हमारे देश के सब लोगों के लिए कि एक यूपीएससी ही सिर्फ हमें सर्व करने का मौका दे सकता है या वही एक बेस्ट तरीका है सर्व करने का। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, जैसे आप आईटी सेक्टर देखिए या आप डाटा एनालिसिस देखिए या आप कोई भी सोशल साइंसेस की स्ट्रीम्स देखिए या आप थिंक टैंक्स देखिए, रिसर्च विंग्स देखिए या और भी जॉब्स हैं और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सूट्स माय कैलिबर एंड व्हाट सूट्स माय थिंकिंग, उसके तरफ मैं प्रोसीड करूंगा, उसकी तरफ मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ और अभी मैं अपॉर्चुनिटीज सारी एक्सप्लोर करके आराम से उस पर डिसीजन लूंगा। तो आपको क्या लगता है कहां पर गलती हुई? आप अपनी जो पूरी प्रोसेस है 10 साल की, उसमें से जब आपने एनालिसिस किया होगा तो उसे क्या लगा कि कहां पर गलती हुई आपका? सर हर स्टेज को अगर मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा बोलना चाहूँ तो प्रीलिम स्टेज में गलती ये हुई कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स की तरफ ज्यादा रहते थे जब जिन अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हुआ। स्टैटिक बुक्स, बेसिक एनसीईआरटीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम फोकस दिया, तो उसके कारण प्रीलिम्स में जब उस चीज पे इम्प्रूव करा तो प्रीलिम क्लियर हुए। मेंस में सर आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी एक भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा भी लाइटली लेके नहीं जा सकते। आपकी उसकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर शेड्यूलिंग, उसकी प्रॉपर राइटिंग स्किल एंड उसका एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, क्या आपको चीज में इंप्रूव करना है, उसमें क्या चीज डालनी है और क्या चीज नहीं डालनी है उन आंसर्स में। तो वो थोड़ी सी दिक्कतें रही जब नहीं क्लियर हुआ, बट उन पे भी काम करा और फॉर्चुनेटली लास्ट अटेम्प्ट में जो स्कोर मेंस में आया उसमें दिखा कि वो काम सही था, उस सही डायरेक्शन में काम किया गया था। इंटरव्यू में मेरा 2 महीने इससे पहले एक यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, बट वो सीएपीएफ से रिलेटेड था। ये मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। उसमें मैंने अपनी तरफ से आई ट्राइड जितना भी मेरे को रिव्यू मिल सके या जितना भी मैं चेंज कर सकता था। बट जैसे कहते हैं कि ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है एंड पर्सनालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं एंड अब वो व्हाट दे एग्जैक्टली लुक फॉर एंड उसमें अगर मेरी पर्सनालिटी में वो चीजें उनको नहीं दिखी तभी उन्होंने उसमें मार्क्स नहीं दिए हैं। अब तो आई वुड थिंक कि ये तो प्रोसेस एंड हो गया, बट श्योरली अगर मेरी पर्सनालिटी इश्यूज हैं तो आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज एंड वर्क ओवर दोज टू इम्प्रूव इन लाइफ ऑल्सो। आप इंटरव्यू तो पहुंचे थे, आपके पर दबाव तो जरूर होगा, लेकिन क्या आप पहले जो है इंटरव्यू के लिए या पर्सनल जो टेस्ट के लिए आप तैयारी नहीं किए थे क्या, या ज्यादा दबाव था आपके ऊपर? सर पर्सनालिटी का ऐसा है कि पर्सनालिटी तो हर दिन इवॉल्व, आपको पता था ये लास्ट चांस है आपका? हाँ जी सर। सर पर्सनालिटी का मेरा ये मानना है कि वो हर दिन इवॉल्व होती है। हर दिन आप अपने पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स ऑब्जॉर्व करते हैं, जैसे आप सोशल स्किल्स करते हैं, आपकी मेंटल अलर्टनेस कितनी है, आप कैसे बोल पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस। तो वो तो एक महीने में चेंज नहीं होता, वो तो सालों से बन रहा था
और वो लास्ट में ये गया। दबाव बोलूंगा सर, दबाव ऐसा सच मैंने कोई नहीं लिया था। ये मैंने अपनी मतलब कि जितनी भी अटेम्प्ट्स थी उसमें से सबसे कूल कंपोज्ड अटेम्प्ट दी थी। मेरे को बस ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट जो भी आए। एंड ये मेरा बिलीव था कि अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो यू ऑलवेज उसको क्लियर करते हो। तो दो आई कुडंट क्लियर बट आई एम जस्ट उसको मैंने ओवरकम किया उसी दिन। आई एक्सेप्टेड इट, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही एक सही चीज है। तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया एंड मूव फॉरवर्ड किया। दबाव एज सच तो मेरे को मैंने अपने आप को इस तरीके से मोल्ड कर दिया था, वेदर जो मेरी फिजिकल एक्सरसाइज से या अपने हॉबीज से, कि मेरे पे दबाव फील ना हो। किस टाइप का सवाल थे इंटरव्यू में जिसमें आप जवाब नहीं दे पाए या आपको लगा कि आप इसका तैयारी नहीं किए थे? मेरा मेजरली इंटरव्यू 60% ऑफ द इंटरव्यू वाज J&K, कि J&K डिलिमिटेशन, आर्टिकल 370 पे आपका व्यू, जम्मू में डिस्क्रिमिनेशन हुई है नहीं हुई है, तो कैसे जम्मू को आगे बढ़ाया जाए, इस पे था। थोड़ा मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो 20% सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल थे कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग से क्या लर्निंग्स हैं एंड इस टाइप की चीजें थी। थोड़े सवाल थे मेरे हॉबीज से रिलेटेड एंड स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड, सिटीज में इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। तो इसी टाइप के सवाल थे। अपनी तरफ से ट्राई किया कि उस टाइम पे उस टेम्परामेंट में जितना हो सके उतना आंसर्स दिए। उन्होंने उसमें आंसर्स में क्या चीजें उनको नहीं पसंद आई या पसंद आई उसके बेसिस पे उन्होंने मार्क्स दिए। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट द नंबर दे हैव गिवन एंड आई टोटली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई हैवंट क्वालिफाइड बाय 11 मार्क्स एंड इट्स एक्सेप्टेड फैक्ट। आप क्या सब्जेक्ट था जो प्री में और मेन में क्या सब्जेक्ट लेकर आप आगे बढ़े थे? सर मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया है एंथ्रोपोलॉजी में। और वो मेरे एक सर हैं जो अभी नेक्स्ट आईएस एक इंस्टीट्यूट है उसके साथ एसोसिएट हुए हैं, डॉक्टर सुधीर सर। उन्होंने उसमें मेरी काफी इंप्रूवमेंट कराई और मेरे लास्ट मेन से इस मेंस में अराउंड 53 मार्क्स का जंप आया है। एंड वो मैं उनको ही एट्रीब्यूट करता हूँ। सब उन्हीं की गाइडेंस के अंडर मैंने ये इम्प्रूवमेंट लाई। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और आप एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट रखे थे, तो कहीं ना कहीं ये लगा नहीं कि आपको एक नए फील्ड में आप जा रहे हैं? अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई सब्जेक्ट रखते तो हो सकता है कि आप पहले जो प्रीलिम में आप फेल हो रहे थे या मेन में आप 2 बार पहुंचे लेकिन आगे नहीं जा पाए, तो वहां पे हो सकता है कि आप पास हो जाते। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि स्कोरिंग के लिए लोग सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को वो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि उस सब्जेक्ट के बारे में उनको पता नहीं होता, एक नई तरीके से उनको शुरू करना होता है। तो ये दिक्कत तो आपको नहीं हुई? सर जरूर ये दिक्कत होती है। एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी जिसके बारे में नहीं पता है एंड उसको आप स्टार्ट करते हैं। उसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी। पहले उनमें से चूज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि किस में जाएं किस में नहीं जाएं। बट अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग को देखा था, उसके सिलेबस और उसके फैक्ट्स को देखा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि एंथ्रोपोलॉजी ज्यादा बेटर, दो टाइम ज्यादा लग सकता है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लग सकता है, बट रियलिटी ये है कि वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि मार्क्स ज्यादा आए। तो उसके बेसिस पे मुझे लगा कि मैं एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा मार्क्स ले सकता हूँ, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट की तरफ आया था। तो मतलब स्कोरिंग को देखते हुए आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया था, या फिर सिलेबस जो है वो ज्यादा इंजीनियर बैकग्राउंड का जो है वो बड़ा था, एंथ्रोपोलॉजी का कम था, क्या था? सर दोनों ही फैक्टर्स थे। एंथ्रोपोलॉजी का स्कोरिंग भी रहा है और उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था पढ़ने में। उससे रिलेटेड मुझे लगा कि आई कैन स्कोर वेल इन दिस। एंड इंजीनियरिंग यूजुअली सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उसका डिपेंडिंग अपॉन द उसका जो सिलेबस और उसका जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। तो उसका सिलेबस भी थोड़ा सा मतलब कि मैचिंग नहीं हो पाता, तो यूजुअली सभी अवॉइड करते हैं। तो उसी लाइंस पे मैंने भी अवॉइड किया था। तो ये जो अवॉइड करते हैं, तो ये आपने दूसरों को देखते हुए अवॉइड किया था या फिर आप अपने बारे में सोच के अपने अंदर कितना क्वालिटी है, आप कितना कर सकते हैं, उसको देखते हुए आपने किया था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों का इंटरव्यू पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं कि वो डॉक्टर है, वो दूसरा सब्जेक्ट लेके वो जो है यूपीएससी कंप्लीट कर लिया है, कोई इंजीनियर बैकग्राउंड का है वो दूसरा सब्जेक्ट किया है। आप उन लोग का इंटरव्यू पढ़ते हुए उन लोग को देखते हुए आपने किया था, या आपने नहीं सोचा था कि नहीं आप इंजीनियरिंग में कर नहीं सकते, आपको एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहिए? सर
पहली चीज भी दिमाग में रही थी, बट दूसरी बात ये है कि इंजीनियरिंग का जब सिलेबस देखा था और उसका जो प्रोसेस, जो उसमें एफर्ट और जो उसका विड्थ देखी थी, और जब लास्ट डे हाउ मच आई विल बी एबल टू परफॉर्म, अगर लास्ट डे जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे उस दिन अगर उसकी परफॉर्मेंस लगा था, तो वहां लगा था कि कहीं ना कहीं कमी रह सकती है ज्यादा। तो इसलिए उस चीज पे से हटके एक एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट लिया गया था। जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, तो उनके लिए क्या सलाह है आपका? क्योंकि आपका जो कहानी देखकर कई लोग डर गए होंगे, उनको लगता होगा कि 10 साल में ये तैयारी करने के बाद अगर इनका नहीं हुआ तो हो सकता है कि हमारा ना हो। लेकिन जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहिए, क्या सलाह देना चाहिए? सर सलाह मेरी यही होगी कि अगर आप में मन है और जुनून है करने का, तो तैयारी करनी चाहिए। मेरी स्टोरी एक स्टोरी है, एक स्टोरी ये भी होगी जो 6th अटेम्प्ट में बहुत अच्छे रैंक लेके आईएएस बने होंगे। तो स्टोरीज तो दोनों तरफ की दिखेंगी आपको। तो आपको अपने आप को देखना है कि मुझे किस लेवल तक तैयारी करनी है एंड कब तक तैयारी करनी है और किस कमिटमेंट से तैयारी करनी है। लोग क्लियर करते ही हैं, नंबर ऑफ पोस्ट अगर जितनी भी निकलती हैं उतने लोग तो हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आई डोंट वांट कि मेरे से कोई भी डिमोरलाइज होकर तैयारी ना करे। मैं तो चाहता हूँ कि जिसका भी मन है, जिसका भी मन है इस काम को करने का, वो तैयारी करे। अच्छा, तो आपने जब इंटरव्यू पहुंचे थे और वहां पे आपने इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब आप बाहर आए होंगे, क्या आप सेटिस्फाई थे? आपको लगता था कि इस बार आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे? आपका एक्सप्रेशन बड़ा था। जब सर इंस्टेंटली बाहर आया था तो गुड फीलिंग तो थी, अबव एवरेज फीलिंग थी, अबव एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। एक्सीलेंट फीलिंग नहीं थी, बट ऐसा नहीं लगा था कि ये बिलो एवरेज मार्क्स मैं स्कोर करूंगा। अबव एवरेज वाली एक्सपेक्टेशंस थी, दैट्स व्हाई आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और चलो वो पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें मैं जज नहीं कर सकता अपने आप को। जो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड वहां बैठे हैं वही सही तरीके से जज कर सकते हैं कि क्या कमी है और कितने मार्क्स देने हैं, एंड उस अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स मिले। तो कई बार आप देखे होंगे जो जिन लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और जब वो फेल हो जाते हैं तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपका जो रिजल्ट आया, आप अपना नाम नहीं देखे होंगे, तो क्या आपको डिप्रेशन टाइप की फीलिंग हुई थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीज तो हमेशा बहुत लोगों को होती है, फेस करनी पड़ती है। एंड मैंने बहुत देखे हैं लोग जो इस चीज में ही इन्वॉल्व रहते हैं, मेंटली इस चीज को ओवरकम नहीं करना चाहते। मैं इस चीज में मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक एग्जाम है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने एक इंडस्ट्री लगाई, उसने अपना पूरा एफर्ट लिया, उसने रॉ मटेरियल लाया, इकट्ठा किया, इंडस्ट्री लगाई, वो इंडस्ट्री फेल हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में उसी इंडस्ट्री के बारे में सोचता रहे और जिंदगी में आगे ना बढ़े। उससे ओवरकम करना ही एक अगले वेंचर को स्टार्ट करेगा। तो जो भी इंसान जो भी मेरे साथ या मेरे से पहले या मेरे बाद कोई लोग नहीं बन पाए अनफॉर्चुनेटली या नहीं बन पाएंगे, तो मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि दिस वाज जस्ट वन एग्जाम, दो इट वाज वेरी गुड एग्जाम। आपका बहुत मन था, आप सब कुछ आपने अपना छोड़ के इस चीज के पीछे मेहनत करी, बट इससे आगे भी एक लाइफ है। एंड आपको अपनी लाइफ यूपीएससी को लाइफ नहीं बनाए, यूपीएससी को एक एग्जाम ही रखें एंड उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोर करें, उस दुनिया को एक्सप्लोर करें। इधर करने को बहुत कुछ है। एंड इंडिया बीइंग ए डेवलपिंग नेशन, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और हमें उस तरफ हमेशा काम करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताया। आप अगर हम ये देखें कि कितने घंटे आप तैयारी करते थे, क्या कहीं कहीं से कोचिंग आप लिए थे? आपने देखेंगे कई ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, जिनके जो लोग तैयारी करते हैं लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता कोचिंग लेने के। नंबर ऑफ आवर्स तो मैं 7 to 8 ही पुट इन करता था। 7 से 8 घंटे मैंने पढ़ाई करता था एंड उसको बट पूरे फोकस से करता था। उसके अलावा मैंने अपनी हॉबीज भी रखी थी। मेरे को रनिंग का है तो मैं रनिंग करता था, या थोड़ा सा किसी से बात कर ली, दोस्त से बात कर ली एंड इस तरीके से, या गाने सुन लिए। तो वो सब चीजें तो अपने आप को रखनी पड़ती है एंगेज। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आज की डेट में नेट पे इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे इतने सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। आप बेसिक एनसीईआरटीज हैं, वो एक बेस फाउंडेशन है जो यूपीएससी में प्रीलिम में मेंस में जो इंसान रियलाइज लेट करता है, या कुछ लोग रियलाइज करते उसको इग्नोर करते हैं, उस बेसिस पे ही फाउंडेशन बनती है। तो
कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है कि इस चीज को अफोर्ड कर पाना और कर पाना, बट आई वुड से कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही इंसान निकाल सकता है। इस पेपर को हर एक टाइप के लोग निकालते हैं, आईआईटीज भी निकालते हैं, कोई नॉर्मल भी निकालता है, हर एक टाइप के लोग इस एग्जाम में निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने आज समझाया कि जो कैंडिडेट सब तैयारी कर रहे हैं तो उनको रजत की बात सुनना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल से तैयारी कीजिए और उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आपको आईएएस बनना है, तो ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है और आप फेल हो जाते हैं, आपके सभी अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, तब आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो रजत जैसे कह रहे हैं कि डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेंशन जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ आपकी खत्म हो गई है, क्योंकि आपने जितने साल तैयारी किया उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। जो ज्ञान आपने हासिल किया इस तैयारी के दौरान, वही आपके लिए सबसे बड़ी बात है और आगे जाकर ये आपके काम में आएगा। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि जिंदगी एक जंग है, इस जंग में सब नहीं जीतते हैं, कुछ लोग जीत हासिल करते हैं तो कुछ लोग हार जाते हैं, और जो लोग हार जाते हैं वो उसी जंग में जो अनुभव हासिल करते हैं उसे लेकर आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर फिर जीत हासिल करते हैं। रजत यहाँ पर जरूर फेल हो गए हैं, लेकिन उनके लिए आगे भी कुछ अच्छा होगा और जिससे लेकर वो आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद रजत हमसे बात करने के लिए, और हमें जानते हैं कि आपने जो कुछ बताया जो लोग कर रहे हैं उनको मिलेगा, और आप हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े एंड मेरी बात को सुना एंड लोगों को सुनाया। धन्यवाद सर।